चलिए एक ऐसे नंबर से शुरू करते हैं जो शायद दिमाग घुमा दे। 10 लाख से भी ज्यादा। हाँ, एक सिंपल से सी स्पंज से लेकर ब्लू व्हेल तक, जो एक बास्केटबॉल कोर्ट से भी लंबी होती है। तो साइंटिस्ट्स इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी को समझते कैसे हैं? आज हम इसी पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन पर एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है। ओके। और हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ नाम याद रखने के बारे में नहीं है, ये एक तरह से एवोल्यूशन का रूल बुक समझने जैसा है। एन एवोल्यूशनरी रूल बुक, आई लाइक दैट। हाँ, जैसे आप एक डिटेक्टिव हैं और किसी क्रीचर को देखकर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि उसकी कहानी, उसकी हिस्ट्री और लाइफ के ग्रैंड ट्री में उसकी जगह पता चल सके। बहुत दिलचस्प। तो इतनी वैरायटी के साथ इस रूल बुक का पहला चैप्टर कहाँ से शुरू होता है? पहला चैप्टर, या कह सकते हैं पहला डिसीजन, टीम वर्क के बारे में है। सेल्स आपस में कोऑपरेट कैसे करते हैं। सेल्स? हाँ, ये सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल चेक पॉइंट है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, साइंटिस्ट सबसे पहले सेल्स का अरेंजमेंट ही क्यों देखते हैं? मतलब ये क्यों नहीं देखते कि उसके पैर हैं या नहीं? वो ज्यादा ऑब्वियस नहीं है? क्योंकि पैर एक बहुत एडवांस्ड फीचर है। आपके पास पैर नहीं हो सकते अगर आपके पास सही बिल्डिंग ब्लॉक्स ही ना हो। अच्छा, फाउंडेशन से शुरू करना होगा। एग्जैक्टली। सबसे सिंपल लेवल है सेल्यूलर लेवल, जो स्पंजेस में दिखता है। उनमें सेल्स तो होते हैं, पर वो लूज एग्रीगेट्स की तरह काम करते हैं। कोई रियल बॉस नहीं, कोई स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं। ओके, तो बस सेल्स का एक ढीला ढाला कलेक्शन। इससे अगला स्टेप क्या है? अगला अपग्रेड है टिश्यू लेवल। इसमें एक जैसा काम करने वाले सेल्स एक साथ ग्रुप बनाकर एक टीम, मतलब एक टिश्यू बनाते हैं। अच्छा, पहली बार स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। बिल्कुल। ये आपको जेलीफिश जैसे एनिमल्स में देखने को मिलता है। उनके पास नर्वस टिश्यू होता है जिससे वो मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। एक स्पंज ऐसा कभी नहीं कर सकता। और टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ऑर्गन लेवल पर अलग अलग टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे फ्लैटवर्म्स या प्लैटीहेल्मिन्थीज। और सबसे एडवांस्ड? वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिस पर हम ऑपरेट करते हैं। यहाँ ऑर्गन्स एक साथ हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब बॉडी का ओवरऑल डिजाइन, सोर्स में बॉडी सिमेट्री का जिक्र है। प्रिसाइसली। अब हम बेसिक शेप डिसाइड करते हैं। ज्यादातर सिंपल एनिमल्स जैसे स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप उन्हें किसी भी तरह से दो बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। ठीक है। फिर आती है रेडियल सिमेट्री, एक पिज्जा की तरह। आप उसे सेंटर से किसी भी लाइन पर काटें, आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। जेलीफिश और स्टारफिश का यही प्लान है। जो एक जगह पर रहने वाले या बस तैरने वाले एनिमल के लिए अच्छा है, वो किसी भी डायरेक्शन से खतरे को महसूस कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर एनिमल्स एक पर्पस के साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उसके लिए बायलैटरल सिमेट्री। हाँ, बायलैटरल सिमेट्री विनिंग डिजाइन है। इसमें जानवर को सिर्फ एक ही तरह से बिल्कुल बीच से काटा जा सकता है ताकि एक परफेक्ट लेफ्ट और राइट हाफ मिले। और इसी डिजाइन की वजह से एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी लीप आया, सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, अ हेड का डेवलपमेंट। राइट। अगर लेफ्ट और राइट साइड है तो फ्रंट और बैक भी होगा। और ये लॉजिकल है कि सारे इंपॉर्टेंट सेंसरी इक्विपमेंट, आंखें, कान, ब्रेन फ्रंट एंड पर हों। एग्जैक्टली। बायलैटरल सिमेट्री और हेड का होना, ये साथ साथ चलते हैं। इसी डिजाइन ने एनिमल्स को एक्टिव हंटर और एक्सप्लोरर बनने का मौका दिया। ओके, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी प्लान हो गया। अब सोर्स में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन की बात है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। टेक्निकल है, पर कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी है। ये एम्ब्रियो की लेयर्स के बारे में है। लेयर्स? हाँ, सिंपलर एनिमल्स जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे जेलीफिश, वो सिर्फ 2 लेयर से बने होते हैं। एक बाहरी लेयर एक्टोडर्म और एक अंदर की लेयर एंडोडर्म। सिर्फ 2 लेयर्स? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने में क्या खास बात है? वो तीसरी लेयर क्या करती है? वो तीसरी लेयर, द मेसोडर्म, एक कंप्लीट गेम चेंजर है। गेम चेंजर? हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये बीच की लेयर मेसोडर्म लिविंग टिश्यू है, और इसी से बाकी सब कुछ बनता है। मसल्स, बोन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, किडनीज। वाओ! तो मेसोडर्म के बिना आप एक कॉम्प्लेक्स एनिमल बना ही नहीं सकते। बिल्कुल। एक फ्लैटवर्म से लेकर इंसान तक सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसी से जुड़ा है अगला चेक पॉइंट, कोलोम, यानी बॉडी कैविटी। इसका क्या मतलब है? कोलम बेसिकली बॉडी के अंदर की वो जगह है जहाँ सारे ऑर्गन्स रहते हैं।
ये कैविटी है या नहीं है, ये एक मेजर डिवाइडिंग लाइन है। ओके। सबसे सिंपल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एकोलोमेट्स जैसे फ्लैटवर्म्स एक सॉलिड गमी बेयर की तरह हैं। 3 लेयर्स हैं पर कोई इंटरनल स्पेस नहीं है। ठीक है, सॉलिड गमी बेयर, कोई जगह नहीं। राइट। फिर आते हैं स्यूटोकोलोमेट्स। ये एक ऐसे गमी बेयर की तरह है जिसमें कुछ रैंडम एयर बबल्स हों। कैविटी तो है पर प्रॉपर्ली लाइंड नहीं है। राउंड वर्म्स इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा टाइप ट्रोकोलोमेट्स। करेक्ट। कोलोमेट्स जिसमें हम भी आते हैं, एक पिनाटा की तरह है। एक प्रॉपर फुली लाइंड इंटरनल कैविटी है द कोलम, जो मेसोडर्म से बनती है। इसका फायदा क्या है? ये ऑर्गन्स को बढ़ने, मूव करने और प्रोटेक्टेड रहने के लिए जगह देती है। आपका दिल धड़क सकता है और पेट अपना काम कर सकता है बॉडी वॉल को डिस्टर्ब किए बिना। ये एनालॉजी बहुत क्लियर है। सॉलिड गमी बेयर, रैंडम बबल्स वाला और एक प्रॉपर पिन्याटा। सोर्स में सेगमेंटेशन और नोटोकॉट का भी जिक्र है। ये डिलक्स फीचर्स की तरह है। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी का रिपीटिंग यूनिट्स या सेगमेंट से बना होना। जैसे एक अर्थवर्म। एक ट्रेन की तरह जो एक जैसे डिब्बों से बनी हो। बिल्कुल। और फिर आप अलग अलग सेगमेंट्स को अलग अलग जॉब्स के लिए स्पेशलाइज कर सकते हैं। एंड द नोटोकॉर्ड, ये तो हमारे फाइलम कॉर्डेटा के नाम में भी है। इट इज। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो एनिमल की पीठ पर होती है। आप इसे स्पाइन का पहला ड्राफ्ट समझ सकते हैं। पहला ड्राफ्ट? हाँ, हम जैसे वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में होता है, पर बाद में बोनी वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी रीढ़ की हड्डी से रिप्लेस हो जाता है। फैसिनेटिंग। तो इस ब्लूप्रिंट को यूज करके चलिए कुछ मेजर फाइला का टूर करते हैं। सबसे बेसिक से शुरू करें। फाइलम पोरीफेरा, द स्पंजेस। ये डेफिनेशन ऑफ सिंपल है। सेल्यूलर लेवल ज्यादातर एसिमेट्रिकल। और इनका मेन फीचर? इनका वाटर कैनाल सिस्टम। इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स, ऑस्टिया होते हैं। पानी अंदर आता है, ये फूड फिल्टर करते हैं और पानी एक बड़े ओपनिंग ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। बेसिकली लिविंग वाटर फिल्टर्स। इनसे अगला बड़ा स्टेप फाइलम कोलिन्ट्राटा या सिनिडेरिया, जेलीफिश, कोरल्स। हाँ, एक मेजर अपग्रेड। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री। पर इनका रियल इनोवेशन है इनके नाम में, सिनिडेरिया। ये सिनिडोब्लैड से आता है। सिनिडोब्लैड्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक हार्पून गन्स। ये स्टिंगिंग सेल्स हैं जिन्हें ये प्रे पकड़ने और डिफेंस के लिए यूज करते हैं। ओके, अब आते हैं सबसे बड़े ग्रुप पर, फाइलम आर्थ्रोपोडा। सोर्स कहता है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है। इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स, मतलब ये धरती हमारी नहीं, बग्स की है। इट रियली इज। और इनकी सक्सेस का राज एक 2 पार्ट फॉर्मूला में है। पहला, एक हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो चाइटिन से बना होता है, एक सूट ऑफ आर्मर की तरह। एग्जैक्टली। और दूसरा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, पैर, एंटेने, क्लॉज। इसी कॉम्बिनेशन ने उन्हें हर हैबिटेट पे कब्जा करने दिया। सॉस में किंग क्रैब लिम्यूलस को एक लिविंग फॉसिल भी बताया गया है। मतलब उसका डिजाइन करोड़ों सालों से बदला नहीं है। एग्जैक्टली, एक सक्सेसफुल डिजाइन का सबूत। चलिए दूसरे सबसे बड़े ग्रुप पर चलते हैं, फाइलम मोलस्का। स्नेल्स, क्लैम्स, ऑक्टोपस, ये सब एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं। पर उनका बेसिक बॉडी प्लान सेम है। एक मस्कुलर फुट, एक विसरल हम्प जिसमें ऑर्गन्स होते हैं और एक हेड। और इनका एक यूनिक फीचर है रेड्यूला। रेड्यूला? ये उनके मुंह में एक फाइल जैसी रैस्पिंग ऑर्गन है। आप इसे छोटे छोटे दांतों की एक कन्वेयर बेल्ट समझ सकते हैं खाना खुरचने के लिए। वाओ। अब बात करते हैं स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स की, फाइलम एकिनोडर्माटा। स्टारफिश, इनके बारे में सोर्स में एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई। क्या? ये कि एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं पर उनके लार्वे बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये उनके बारे में सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है। ये उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का क्लू है। बायलैटरल लार्वा बताता है कि वो एक मोबाइल बायलैटरल एंसेस्टर से इवॉल्व हुए। और अडल्ट्स? अडल्ट्स ने समुद्र के तल पर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपना लिया जहां रेडियल सिमेट्री एक एडवांटेज है। इनक्रेडिबल। और आखिर में हमारा अपना फाइलम कॉर्डाटा। कॉर्डाटा क्लब में आने के लिए 4 की फीचर्स चाहिए। नोटोकॉर्ड, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और एक पोस्टेनल टेल। और सोर्स में एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बिल्कुल, मतलब वर्टिब्रेट होना, रीढ़ की हड्डी होना, कॉर्डेट क्लब के वीआईपी सेक्शन में होने जैसा है। राइट। तो चलिए उस वीआईपी सेक्शन द वर्टिब्रेट्स पर जूम इन करते हैं। फिश से शुरू करते हैं। कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में क्या फर्क है? मेन फर्क है कि उनका स्केलेटन किससे बना है। शार्क्स
कॉन्ड्रिचथाइस का स्केलेटन कार्टिलेज का होता है। हमारे कान जैसा फ्लेक्सिबल स्टफ। हाँ, जबकि रोहू और ज्यादातर दूसरी फिश का स्केलेटन हार्ड बोन का होता है। इससे एक और बड़ा फर्क आता है, शार्क्स में एयर ब्लैडर नहीं होता। एयर ब्लैडर एक गैस फिल्ड सैक जिससे बोनी फिश अपनी बॉयंसी कंट्रोल करती हैं। मतलब शार्क्स को डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। पानी से जमीन पर। क्लास एम्फिबिया, नाम ही कहता है ड्यूल लाइफ। ये जमीन के पायनियर्स थे, पर आज भी पानी से जुड़े हुए हैं। उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में वापस जाना पड़ता है। और जो जानवर सच में जमीन पर डोमिनेट कर पाए, द रेप्टाइल्स। एब्सोल्युटली, क्लास रेप्टिलिया। उन्होंने जमीन पर रहने का कोड क्रैक कर लिया 2 की इनोवेशंस के साथ। पहला, ड्राई स्केली स्किन, और दूसरा द एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग? हाँ, एक शेल वाला अंडा जो एम्ब्रियो के लिए एक प्राइवेट पॉन्ड बना देता है। अब उन्हें अंडे देने के लिए पानी में वापस जाने की जरूरत नहीं थी। सोर्स में एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है। ज्यादातर रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, पर क्रोकोडाइल्स का 4 चेम्बर्ड होता है। हमारी तरह क्यों? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। 4 चेम्बर्ड हार्ट ज्यादा एफिशिएंट होता है, जो एक एक्टिव लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता है। क्रोकोडाइल्स बहुत एक्टिव प्रेडेटर्स हैं। इंटरेस्टिंग। अब क्लास एव्स, द बर्ड्स, फेदर्स और फ्लाइट। बेसिकली ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स जो फ्लाइट के लिए इवॉल्व हुए। उनके 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए हैं। उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, न्यूमैटिक बोन्स, जो उन्हें हल्का बनाती हैं। और वो वार्म ब्लड है? हाँ, होम्योथर्मस। वो अपनी बॉडी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं, जिससे वो किसी भी मौसम में एक्टिव रह सकते हैं। और आखिर में हमारी अपनी क्लास, मैमेलिया। हमारा ग्रुप, हम भी वार्म ब्लडेड है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, पर हमारा सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मैमरी ग्लैंड्स का होना, जो यंग वंस को नरिश करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। ह्यूज। और सोर्स एक बहुत ही अजीब एक्सेप्शन बताता है, ऑर्निथोरिंकस द प्लैटिपस। एक मैमल जो अंडे देता है। हाँ, ये दिखाता है कि एवोल्यूशन हमेशा सीधी साधी लाइंस में नहीं चलता। वो हमारी बनाई बाउंड्रीज को ब्लर कर देता है। तो इस इनक्रेडिबल टूर के बाद एक स्पंज से प्लेटोपस तक, इसका मतलब क्या है? हमने 10 लाख स्पीशीज से शुरू किया था। मतलब ये है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम सिर्फ लेबल्स लगाने से कहीं ज्यादा है। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक मैप है। सिमेट्री, मीजोडर्म, कोलोम, एमनियोटिक एग, ये सब एनिमल लाइफ के सफर में रेवोल्यूशनरी माइलस्टोन्स हैं। पर क्या ये मैप पत्थर की लकीर है या इसे बदला जा रहा है? यही तो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है। ये कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है। सोर्स में हेमिकॉर्डेटा का जिक्र है। उन्हें पहले कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था। हमारे फाइलम का? हाँ, पर अब उन्हें नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम में रखा गया है। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। आज हमारे पास मॉडर्न जेनेटिक्स की पावर है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में और क्या बदलाव आ सकते हैं? क्या अब भी ऐसी इन बिटवीन स्पीशीज मौजूद हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं और जो लाइफ के इस मैप को पूरी तरह से फिर से रीड्रॉ कर सकती हैं?